बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक गूंजेंगे। तो प्रार्थना सभा में हर दिन गीता के श्लोक सुनाए जाएंगे। प्रत्येक सप्ताह एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक का दर्जा मिलेगा और श्लोकों का अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण भी होगा। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे आज से प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे। उन्हें इसका श्लोक सुनाए जाने के साथ ही अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देशों में कहा है कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट पर अर्थ सहित लिखा जाए। तो छात्र छात्रा उसका अभ्यास करें और सप्ताह के अंतिम दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाए। तो शिक्षक समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करें और छात्र छात्राओं को जानकारी दें कि श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत किस तरह से मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व, कौशल और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब प्रार्थना सभाओं में बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक अर्थ समेत समझाए जाएंगे और यह आदेश भी यहां पर जारी कर दिया गया है। देखिए कल उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो स्कूली शिक्षा है उसको किस तरह से सुधारा जाए और किस तरह से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें खासतौर पर जो बच्चे हैं उनके पठन पाठन के साथ उनको रामायण और महाभारत जैसी कई चीजें हों, चाहे गीता के श्लोक हों, चाहे वो श्रीमद् भागवत का श्लोक हो, उसको भी उनको पढ़ाया जाए। लेकिन आप प्रार्थना स्थल पर जिस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं जो हमेशा क्लियर करते हैं तो उसके लिए अब श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनका वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बच्चे इसे गा करके सुनाएंगे। इसे एक प्रार्थना के रूप में इसे रखा जाएगा। इसमें इसके तहत जो श्लोक है, श्लोक सप्ताह का जो श्लोक होगा वो इसमें दर्ज किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए किस तरह से प्रदेश में इससे पहले भी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है या स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग करने के लिए भी कहा गया है। अब सरकार ने एक तो बड़ा आदेश यहाँ पर दिया है, खासतौर पर शिक्षा के जो माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं मुकुल कुमार, उनकी तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह में एक श्लोक को जो होगा वो सप्ताह का एक श्लोक यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। यानी कि एक श्लोक हमेशा सप्ताह में श्लोक जो है वो छात्र छात्राएं इसे प्रार्थना के रूप में गाएंगे। बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इससे छात्रों की जो रुचि है वो भी भगवद गीता और उसके श्लोकों में बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही साथ अपनी संस्कृति से भी ये जो बच्चे हैं अब वो अवगत हो सकेंगे और शायद यही वजह है कि भारतीय संस्कृति को और भारतीय श्लोकों को और ज़्यादा भाव देने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। निश्चित तौर पर क्योंकि कई बार देखा जाता था जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर संस्कृत में ही जो प्रार्थना है वो की जाती थी। और इस बार अगर बात करें खासतौर पर हम विद्या मंदिर, शिशु मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी तो संस्कृत में जो प्रार्थना है वो की जाती है। लेकिन इसके बाद अब जो सरकारी स्कूल है उत्तराखंड के राज्य के सभी जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें प्रार्थना सभा के दौरान हर एक दिन जो है जो गीता के जो श्लोक है वो सुनाए जाएंगे और एक प्रार्थना के रूप में इसे भी रखा जाएगा। यानी कि अभी कंपल्सरी होगा क्योंकि जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो इसी संस्कृति को लेकर के, संस्कृत को लेकर के और जो लोक संस्कृति है और उसको कहीं न कहीं उसे पटल पर लाने के लिए और इस तरह का जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को जुड़े रहे। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो प्रार्थना सभाओं में अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक यहाँ पर बच्चों को अर्थ समेत सुनाए जाएंगे जिससे कि उनकी रुचि श्रीमद् भगवद गीता में भी बढ़े और भारतीय संस्कृति से भी वो अवगत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। 19 जुलाई को अमित शाह रुद्रपुर पहुंचेंगे। तो सीएम धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग तैयारियों में जुट गया है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 19 जुलाई को 1 लाख करोड़ निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए।
अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने ग्राउंडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए रुद्रपुर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समारोह में देश भर से निवेशक शामिल होंगे। तो उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही एमओयू करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सचिव उद्योग ने बताया कि ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए 19 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे। सीएम धामी के निर्देश पर तमाम तैयारियां की जा रही है। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह का आयोजन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, 19 जुलाई को इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। किस तरीके का ये समारोह रहने वाला है और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए सर, उत्तराखंड में सरकार का लक्ष्य है कि किस तरह से यहाँ पर उद्योग को स्थापित किया जाए और इसी को लेकर के जो यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पर युवा जो लोग हैं, उनको भी रोजगार से जोड़ा जाए। तो इस तरफ एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। और जिस तरह से बात करें तो उद्योग को लेकर के तमाम जो निवेश करता है उनसे निवेदन किया गया था उत्तराखंड में निवेश करने के लिए। और अब 19 जुलाई को एक ग्राउंड जो सेरेमनी है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ से आसपास जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है उसका आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। 19 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा गया है जिसकी जो रूपरेखा है वो तय हो चुकी है और पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किस तरह से जो निवेशक हैं उनको उत्तराखंड में बुलाया जाए। इससे पहले भी जो निवेश के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्ट समिट हुआ था उसमें लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो निवेश है उनके साथ एमओयू साइन हुए थे। अभी तक अगर धरातल की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो धरातल पर काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के रुद्रपुर के स्टेडियम में जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है उसका कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग विभाग कहीं न कहीं जोरों से ये कार्य में जुटा हुआ है और जैसे कि उद्योग विभाग की तरफ से एक बड़ा आयोजन रुद्रपुर में होने जा रहा है। 19 जुलाई को कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उद्योग मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इस पे एक उत्तराखंड को एक दिशा मिलने का काम होगा। और ऐसे में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, खासतौर पर हम रुद्रपुर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो निवेशक हैं वो अपना पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल, और यही उद्देश्य है हरीश, ताकि स्थानीय लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम मुहैया कराया जा सके। और निवेशकों को लेकर भी जिस सजगता के साथ उत्तराखंड में काम हुआ है वो हम सब ने देखा है। अब खास तौर पर क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल होने पहुंच रहे हैं तो तमाम तैयारियां भी वहां पर की जा रही होंगी। उद्योग विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और कितनी तेजी के साथ ये तैयारियां होती हुई दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, रुद्रपुर के स्टेडियम में जो ग्राउंड सेरेमनी है उसको लेकर के कार्यक्रम होना है। उद्योग विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सभी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। पंडाल यहाँ पर बना लिया गया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं तो उनके कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। शासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ के जो ग्राउंडिंग है वो जो धरातल पर जो काम है वो किया जा रहा है। निवेशक जो प्रस्ताव जो हुए हैं जिनमें एमओयू साइन हुए थे, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो एमओयू है 2023 में इन्वेस्ट समिट के दौरान यहाँ पर एमओयू सरकार के साथ किए गए थे। इसमें चाहे हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, रोहतू की बात करें, रुद्रपुर उद्यम नगर की बात करें, तो सभी जगहों पर जो निवेशक हैं वो अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार के साथ मिले हुए हैं। और ऐसे में जो यहाँ के जो युवा हैं उनको कहीं न कहीं मौका मिलेगा नौकरी करने का, उनके साथ काम करने का। और उसके साथ ही सरकार का जो लक्ष्य है कि किस तरह से यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और सरकार भी चाहती है कि किस तरह से लोगों को, चाहे वो बागवानी के साथ हो, चाहे वो कृषि के साथ हो, या फिर वो होम स्टे में हो, या फिर तमाम जगहों पर लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। और कहीं न कहीं सरकार का जो लक्ष्य है कि कोई भी हाथ जो है वो बेरोजगार न रहे और इसके साथ ही सभी को रोजगार से जोड़ना
कहीं न कहीं सरकार का लक्ष्य रहता है। मुख्यमंत्री लगातार इसमें समीक्षा भी कर रहे हैं और जैसे कि अब 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो उनको लेकर के भी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। इसके साथ ही जो संघर्ष समिति है उसके दौरान जो एमओयू हुए थे, अब वो कहीं न कहीं धरातल पर काम कर रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो जो लक्ष्य के आसपास की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ का जो निवेश है और उस पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो सीएम धामी ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। सीएम धामी ने कहा कि विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से 2026 में पर्वतीय महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा के लिए 400 करोड़ और 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ के आयोजन के लिए 3500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता देने का अनुरोध किया। सीएम ने ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के साथ ही विद्युत प्रणाली को स्वचालित करने के लिए भेजी गई 1015 करोड़ की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने सीएम धामी को उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला अब भी गरमाया हुआ है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। इस मामले में जहां पूर्व में वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया था, तो वहीं अब 3 अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिराई गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले में उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं मानी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा चूक प्रकरण को लेकर प्रमुख वन संरक्षक हाफ ने जांच के आदेश दिए थे और यह जांच पीसीसीएफ ने की थी। यह 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी एक निलंबन हुआ था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। अनफिट जिप्सी में सीएम धामी को सैर कराई गई थी, जिसको लेकर मामला गरमाया हुआ है। और जिम कॉर्बेट में सीएम धामी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो 3 कर्मचारियों पर यह गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला है, जिसमें अब 3 कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। बताया जा रहा है 6 जुलाई को कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिरना जोन में मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी की थी। जिस जिप्सी में जंगल सफारी कराई गई थी उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। तो उत्तराखंड में शहर के साथ ही गांव में लगे सभी पानी के कनेक्शन भी पेयजल बिल के दायरे में आएंगे। अभी तक पानी का बिल 3.5 लाख शहरी और करीब 1.5 लाख ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं से ही वसूला जा रहा था। अब इन उपभोक्ताओं के साथ ही जल जीवन मिशन के सभी उपभोक्ताओं के साथ कुल 17 लाख उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाएगा। कई स्थानों पर पानी के बिल की वसूली शुरू भी हो गई है। अब जल संस्थान के साथ ही जल निगम स्तर से भी पानी का बिल वसूला जाएगा। जिन गांवों में पेयजल संचालन का जिम्मा ग्राम सभाओं के पास है, वहां ग्राम सभाएं पानी का बिल वसूलेंगी। तो पानी का बिल जल संस्थान के साथ ही जल निगम भी वसूले। इसके लिए दोनों एजेंसियों में गांव शहर बांटे जाएंगे। हालांकि अभी जल संस्थान की ओर से
जल निगम को सिर्फ गांव के ही क्षेत्र दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर जल निगम की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पानी का बिल वसूलने का काम घाटे का रहता है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक इस बार हर तरफ पानी ही पानी कर गई है। बीते 20 जून से लगातार बारिश ने पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं सड़कों पर मलबा है तो कहीं पहाड़ों से गिरते बोल्डर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल समेत बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। तो 2 जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं और कांवड़ के बदलते स्वरूप को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सावन मास में कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से कांवड़ यात्री हरिद्वार में हर की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर जाते हैं और शिवालयों पर इसे चढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कांवड़ का स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ कंधे पर सीधी रखी जाती थी जिसमें जल आगे और पीछे होता था, लेकिन अब बदलते कांवड़ के स्वरूप ने कांवड़ का ही रूप और रुख बदल दिया है, जो कि अब दोनों कंधों पर लेकर चलते हैं, जिससे मार्ग भी अवरुद्ध होता है और उन कांवड़ की वजह से जाम की स्थिति भी बनती है। उन्होंने अपील की है कि धर्म की यात्रा को कंपटीशन न बनाएं। आशीर्वाद साधुवाद देखिए, आज सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। आपने देखा होगा इस समय हरिद्वार में जगह जगह से हमारे भगवान शंकर के जो गण है, भगवान शंकर के जो दूत है वो आ रहे हैं। हिमाचल से भी हमारे कावड़ी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरठ, गाजियाबाद तो हमारे पड़ोस में है। मैं इन सब से अपील करना चाहता हूँ, कृपया आप ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि अब कावड़ का आपने स्वरूप बदल दिया है। पहले कावड़ आगे पीछे होती थी, अब आपने कावड़ दाएं बाएं कर दी, जिससे रास्ता भी जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है 2-2 क्विंटल जल लेकर के जाते हैं। हमने देखा है 5 मटके एक साइड में है, 5 मटके दूसरी साइड में है। मैं अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं अपने जो भगवान शंकर के गण हैं उनको पूछना चाहता हूँ, ये कठिन तपस्या नहीं मेरे भगवान, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए आपके कंधों का क्या होगा, आपकी कमर का क्या होगा, आपके जो घुटने उनका क्या होगा। मेरी आपसे निवेदन है, अपील है कि कृपया आप ऐसे मत करें। आप जो कावड़ की परंपरा है उसी को लेकर के चलें। उधर हैदराबाद में हॉस्पिटल के पास उस वक्त माहौल गर्मा गया जब एक कांवड़ टूट गई। बताया जा रहा है कि कांवड़ खंडित होने के बाद भारी संख्या में मौजूद कांवड़िए भड़क गए और देखते ही देखते हाईवे को जाम कर दिया। कांवड़ टूटने पर कांवड़िए आक्रोश हो गए और सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर तक शांति से समझाने की कोशिश के बावजूद जब बात नहीं बनी तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कांवड़ियों पर लाठियां फटकारी गई ताकि जाम खुलवाया जा सके। लाठीचार्ज के दौरान अफरा तफरी मच गई और कई कांवड़िए इधर उधर भागे। पुलिस ने 3 उपद्रवी युवकों को हिरासत में लिया है, जिन पर जाम लगाने और व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। उधर हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में कांवड़ियों के उपद्रव की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हरिद्वार के अपर रोड पर हरियाणा के कांवड़ियों ने भयंकर बवाल काटा। मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद युवकों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। लाठी डंडों से लैस कांवड़ियों ने दुकान पर इस कदर डंडे बरसाए कि दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, उपद्रवी कांवड़ियों ने दुकानदार पर भी हमला किया। घटना रविवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब चश्मे खरीदने को लेकर दुकानदार से हुए
मामूली झगड़े के बाद युवक पहले तो वहां से चले गए और उसके थोड़ी देर बाद दूसरे युवकों के साथ लाठी डंडे लेकर आए और बवाल काटना शुरू कर दिया। घटना से हरिद्वार मेन बाजार के दुकानदारों में दहशत बनी हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी किया है। गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से कहा सुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा। उधर चमोली जिले के गौचर क्षेत्र के पनाई गांव में बरसाती गदेरे में 5 बच्चे बह गए, जिनमें से 3 बच्चों को एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। अन्य 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस चौकी गौचर को सूचना मिली कि पनाई गांव के पास एक गदेरे में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कुल 5 बच्चे गदेरे में फंसे हुए थे। एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय लोगों के साथ त्वरित रेस्क्यू करते हुए 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। अन्य 2 बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत कई महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार से जनता नाराज है और उसी का असर चुनाव में दिखेगा। देखिए, जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027 की। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा है, ये दृश्य अविश्वसनीय है। क्या अब खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि यह आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, क्योंकि महात्मा गांधी की भारतवासियों के दिल में अनूठी जगह है। उन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ाद कराया और अहिंसा और सत्यता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी खादी ग्राम उद्योग के केंद्र हैं, उनमें आज़ादी के बाद से ही हम लगातार महात्मा गांधी की तस्वीर देखते आए हैं। ये आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं। उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से हम लोगों को आज़ाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया। आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। खादी ग्राम उद्योग के जितने भी केंद्र हैं देश के अंदर, आज़ादी के बाद से लगातार उसमें बापू की चरखे के ऊपर हम फोटो देखते आए हैं। लेकिन महामानव जो 2014 में अचानक से अवतरित हुए हैं, उनको लगता है वो बापू को रिप्लेस कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, मुगालता है उनको। और जो लोग अपने इतिहास को, अपने इतिहास पुरुषों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को और अपनी धरोहरों को संभाल के नहीं रख पाते, उनका कभी विकास नहीं होता, उनका कोई भविष्य नहीं होता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।